आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 48 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 47 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 48। इस मॉडल सेट नंबर 48 के अंदर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, सरकारी लगा लो या प्राइवेट, और ये किसी न किसी एग्जाम्स में दोबारा आने की चांस भी बनते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ हमारा मॉडल सेट नंबर 48 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। मस्तिष्क संबंधित बीमारियां का निरूपण किसके द्वारा होता है। यानी जो मस्तिष्क होता है, हमारा ब्रेन होता है, यानी ये बताना जो ब्रेन की बीमारियां होती है, डिजीज होती है, वो किसके द्वारा हम पता लगाते हैं, किसके द्वारा पता लगाते हैं कि ब्रेन में क्या बीमारी है। तो इसके लिए हमें एक वो करना पड़ता है, मतलब इसके लिए एक डिवाइस होता है जो इन बीमारियों को बताता है। क्या होता है, एक प्रकार की मशीन होती है और उस मशीन के अंदर ये सब कुछ बताया जाता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या हो रहा है और किस बीमारी के अंदर क्या पार्ट डिफेक्ट है। तो इसके लिए हमें कराना पड़ता है ईईजी। ईईजी का मतलब क्या होता है, ये देखो, ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफोग्राफ। ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक होती है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क की प्रॉब्लम होती है, मेंटलिटी हो गई या मेंटली ग्रोथ है, यह सब कुछ बीमारियां हम इसके अंदर आती है जो हमें बताती है कि मानव मस्तिष्क में क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफोग्राफी। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफोग्राफी। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है। यानी जो हमारा शरीर है उसमें ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कुछ भी काम नहीं होता। तो ये बताना है हमारे शरीर में ऑक्सीजन किस माध्यम से पहुंचती है, माध्यम बताना भाई, किसके माध्यम से। तो वो है माध्यम लाल रक्त कोशिका यानी RBC, रेड ब्लड सेल, या लाल रक्त कोशिकाओं। क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो भाई जो O2 है यानी ऑक्सीजन है उसे बाइंड कर ले जाता है। मतलब इसे ऑक्सीजन को बांध कर हमारे शरीर के जितने ही पार्ट है उन तक पहुंचाने में मदद करता है हीमोग्लोबिन। क्या करता है, हीमोग्लोबिन मदद करता है। तो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए मतलब RBC ही इसको ले जाने में सहायक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है। और ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये भाई लाल रक्त कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल रंग कौन प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन। ये भी आप ध्यान रखना। अगला है चेचक के टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था। जो चेचक का टीका है ये बताना सर्वप्रथम किसने बनाया था, यानी सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था चेचक के टीके का। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके का प्रयोग किया था या बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। और भाई मैंने चैनल पे भाई वो दुर्गा शक्ति का जो पेपर हुआ था हरियाणा में, वो मैंने आपको सोल्व करके इस चैनल पे डाल दिया है, वो आप पेपर देख सकते हैं। और जिसने ये पेपर दिया है वो आप मिला सकते हैं और कमेंट करके बताइए कितना आए हैं आपके नंबर। तो मैंने दुर्गा शक्ति का जो पेपर हुआ है वो सोल्व करके डाल रखा है, आप देख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एड्स का पूरा नाम क्या भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है, सेक्सुअल बीमारी होती है जो भाई अनेक पर्सनों के साथ सेक्स करने से फैलती है। ये सेक्सुअल बीमारी होती है, ना ही ये छूने से फैलती है ना ही किसी का खाना खाते हम उससे फैलती है। ये सिर्फ सेक्सुअल बीमारी होती है, सेक्सुअल के द्वारा ही फैलती है भाई। अगला है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल
में उत्पत्तित मुख्य धातु कौन है, यानी क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी पाई जाती है बताना, धातु का नाम बताना, यानी मेटल का नाम भाई। मेटल कौन सी मेटल पाई जाती है क्लोरोफिल में, कौन सी पाई जाती है भाई, मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु भाई पर्णहरित या क्लोरोफिल के अंदर पाई जाती है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये भाई सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और इससे भोजन बनाने में मदद मिलती है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल धातु पाई जाती है भाई, मैग्नीशियम। ये भी आप ध्यान रखना। अगला है बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, जो बर्ड फ्लू फैलाता है वायरस, उसका नाम बताना भाई। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम, वायरस है भाई एक भी है, ये भी ध्यान रखना। कौन सा, वो H5N1। H5N1 भाई एक प्रकार का वायरस होता है जो बर्ड फ्लू फैलाने में मतलब इसका कारण है बर्ड फ्लू फैलाने में। H5N1 एक प्रकार का वायरस है जो बर्ड फ्लू फैलाने में मतलब इसका वो है भाई, ये इसका कारण है बर्ड फ्लू फैलाने में। आगे है वर्णागता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है एक पर्सन में होती है, किसी भी पर्सन में लगा लो कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो ये बताना वो किस रंग के लिए होती है, किस रंग के लिए होती है भाई, लाल और हरा रंग। लाल और हरा रंग जिसके अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस होगी भाई वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाएगा। आप उसके आगे लाल और हरे रंग को दिखाएंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या है ये। तो भाई जिसके अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है वह भाई लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाएगा, रेड और ग्रीन। अगला है कौन सा विटामिन घाव बनने में सहायक होता है, यानी ऐसा विटामिन का नाम बताना है, ऐसी विटामिन जो भाई जहाँ पर भी हमें चोट लग जाए घाव हो जाए तो उसे जल्दी से रिकवर कर देता है, यानी भर देता है। तो उस विटामिन का क्या नाम है, विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है भाई जो घाव भरने में अधिक सहायक होती है, यानी ये ज़्यादा समय नहीं लेती। जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होगी तो उसे घाव, जहाँ भी घाव लगेगा, जहाँ भी कट लगेगा तो उसे वो घाव जल्दी भर जाएगा, यानी उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उत्पत्ति अनिवार्य होती है, यानी ये बताना है पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस तत्व की उत्पत्ति अनिवार्य है, यानी एक तत्व बताना है, उस तत्व का नाम बताना है जो भाई पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऊर्जा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा, वो फास्फोरस की उत्पत्ति, यानी फास्फोरस जो पौधे होते हैं उनमें होना जरूरी है, वही फास्फोरस आगे जाकर ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करने के लिए कौन सा तत्व की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्व की, फास्फोरस की। किसकी, फास्फोरस की। अगला है किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, यानी वो प्रकाश बताना भाई कौन सा प्रकाश है जो भाई प्रकाश संश्लेषण में अधिक होता है। तो भाई लाल रंग का प्रकाश। आपने देखा होगा जब सूर्य निकलता है ना मॉर्निंग टाइम और जब सन सेट होता है यानी छिपता है जब इवनिंग टाइम में, तब वो लाल लाइट को छोड़ता है। तो उस समय क्या होती है भाई, प्रकाश संश्लेषण अधिक हो जाती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें लाल रंग अधिक शोषित करता, मतलब लाल रंग को अधिक अपने अंदर लेता है। तो लाल रंग होता है वह प्रकाश संश्लेषण में अधिक होता है, ये आप ध्यान रखना। जो दोपहर के टाइम पे कम होता है संश्लेषण और जो सुबह और शाम को अधिक होता है, क्योंकि उनमें लाल रंग प्रेजेंट होता है रोशनी में। अगला है आंखों के किस भाग द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित क्यों होती है, यानी ये बताना भाई हमारी आंख का कौन सा ऐसा भाग है जिसके द्वारा प्रकाश यानी लाइट को कंट्रोल किया जाता है, यानी कितनी लाइट हमारे अंदर आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा जब हम धूप के अंदर जाते हैं, मतलब ज़्यादा लाइट होती है ना वहाँ पर जाते हैं तो हमारी आंखें ना
धीरे धीरे मतलब एकदम मिच जाती है, मतलब क्लोज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लाइट हम देख नहीं पाते। और हम धीरे धीरे खोलते हैं ना, फिर हम देख पाते हैं। यही आपने देखा हो, जब आप अंधेरे कमरे में जाएंगे ना, डार्क रूम में, तब आप देखना, आप एकदम अंदर जाएंगे ना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। वो कुछ समय के बाद आपको वहां पर कुछ ना कुछ दिखने लग जाए थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस के द्वारा, जो आइरिस होता है, जब हम धूप में जाते हैं तो आइरिस सिकुड़ जाता है, जब छोटा हो जाता है आइरिस हमारा। और जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो यही आइरिस बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। तो अगला प्रश्न देखिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े भाई। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने होते हैं, कितने दिनों तक होता है। जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, वह बतानी कितने समय तक जीवित रहती है, उसके बाद वे मर जाती है। तो कहाँ कितने समय तक जीवित रहती है, 120 दिन। 120 दिन पूरा करने के बाद वो भाई सेपलिन में चली जाती है। सेपलिन को भाई कब्रिस्तान कहा जाता है। सेपलिन को भाई कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये अपना जीवन काल पूरा करके ये सेपलिन के अंदर चली जाती हैं, वहां पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और भाई बोन मैरो के अंदर नई आरबीसी का निर्माण होता है। जो बोन मैरो होती है वहां पर भाई आरबीसी का नया मतलब आरबीसी नहीं बनती है। और सेपलिन को कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर अपना जीवन काल पूरा करके सेपलिन के अंदर चली जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट हो भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, ये बताना भाई। यानी रक्त बैंक, बैंक क्या होता है, जहाँ पर भाई कोई अच्छी मात्रा में कोई डिपॉजिट हो, मतलब जैसे मनी बैंक होता है, वहां पर मनी मतलब पैसों की मात्रा अधिक होती है लेन देन की। वैसे ही ब्लड बैंक आ गया है, तो ब्लड का मतलब होता है जहां पर खून अधिक मात्रा में हो। तो कहाँ कहाँ पर होता है, पीलिया, पीलिया यानी सेपलिन, पीलिया कह देते हैं या सेपलिन कह देते हैं। इसे भाई शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पीलिया या सेपलिन को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मनुष्य के शरीर में, ये बताना भाई, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी भाई, यकृत, लीवर। लीवर भाई मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर भाई, लीवर को केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है लीवर को। क्योंकि भाई लीवर को केमिकल फैक्ट्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि लीवर हमारे शरीर का लगभग 70 से 80% भाग, मतलब एसिड या कोई भी सब्सटेंस लगा लो, विटामिन से लगा लो, इनको रिलीज करता है, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में या किसी भी क्रिया को शुरू करने में सहायक होता है। तो भाई हमारी यकृत यानी लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, ग्लैंड। अगला है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड की कहती है। यानी ये बताना है, ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जिसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर क्या होता है भाई, मास्टर होता है जो क्लासरूम होगी ना, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक मास्टर होता है जो उसे पढ़ाता भी है, कंट्रोल भी करता है। वैसे ही हमारे शरीर की एक मास्टर ग्रंथि है जो 70 से 80% भाग खुद कंट्रोल करके रखती है, और ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बताना, उस ग्रंथि का नाम बताना, क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। क्या होती है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या लेते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि क्या लेते हैं, एक ही है ये। और भाई ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये भाई शरीर का 70 से 80% भाग, 70 से 80% भाग हमारे शरीर का ये कंट्रोल करती है। अगला है हमारा लास्ट प्रश्न, ये देखो, टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण हो जाता है। जो यानी जो पोटैटो होता है यानी टमाटो होता है, वो बताना भाई। जो टमाटर होता है उसका रंग भाई
पकता है ना तब वो, जब कच्चा रह जाता तब तो वो हरा ही रहता, ग्रीन ही रहता है। जब वो पकता है ना तब उसका रंग लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये बताना किसके कारण हो जाता है, किसके कारण? लैकोपीन के कारण। लैकोपीन की उत्पत्ति यानी लैकोपीन की मात्रा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, यानी लैकोपीन ही उसको लाल रंग प्रदान करता है। तो टमाटर का रंग किसके कारण पकता है, टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? वो भाई लैकोपीन के कारण। किसके कारण? लैकोपीन। लैकोपीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस मॉडल सेट में बस इतने ही प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चा सरकारी प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और मैंने जो हरियाणा में दुर्गा शक्ति का जो पेपर हुआ था 12 तारीख को, वो मैंने इस चैनल पे फुली सोल्ड, मतलब पूरा पेपर है वो अच्छी तरह सोल्ड करके डाल दिया है, जिसके जो राइट आंसर है, यानी जो मैंने ये पेपर डाला है वो भाई उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका आंसर गलत हो। तो मैंने जो वो फुली सोल्ड पेपर डाला है, आप उसे देखें। उसी तरह के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में दोबारा रिपीट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।